रहीम करोड़ा दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। मैं हूँ आपका मेज़बान एडवोकेट आतिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ पाकिस्तानी अल वकील। मैं हमेशा से जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें मेरी तरजीहात में शामिल होता है कि अवाम को उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं उनके बारे में इल्म होना चाहिए। आज की मेरी जो वीडियो अपलोड करने का मकसद है वो भी कुछ यूं ही है। एक तो अवाम जो है इस अहम अपने राइट को जाने, दूसरा जो हमारे नए आने वाले एसोसिएट्स हैं उनके लिए ये टॉपिक चुना गया है जो कि बड़ा अहम और कॉमनली एक यूज़ होता है लीगल टर्म में, कंज्यूमर कोर्ट के बारे में। पाकिस्तान में चूंकि अवेयरनेस जो है इस एक्ट की या इसको इन कोर्ट्स की जो है वो बहुत कम है, तो डेट्स वाई इसके जो केसेस हैं वो अभी बहुत कम हैं पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि मेन रीज़न उसकी ये है कि अवेयरनेस नहीं दी गई अभी तक, या अवेयरनेस नहीं दी जाती कि अवाम के जो हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं उनको अभी पता ही नहीं कि हमारे इस बाबत क्या राइट हैं जिसकी बाबत ये कोर्ट्स बनाई गई हैं। तो आज मैं अपनी इस वीडियो के ज़रिए तमाम राइट्स जो जिन जिन की वजह से कंज्यूमर कोर्ट में जो है वो केस दायर किया जा सकता है, कंज्यूमर कोर्ट क्या होती है और इसमें सज़ा या जज़ा क्या है, इसमें जो दादरसी हासिल करने वाला शहरी है वो उसको क्या क्या रिलीफ मिल सकता है, इसका मैं तफसीली ज़िक्र करूँगा। और इस टॉपिक पे तफसीली ज़िक्र के बाद आप अपने राइट्स को बखूबी जानेंगे जिनके बारे में अभी भी आप लाइल्म हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 के तहत ये कोई भी शहरी जिसने कोई प्रोडक्ट परचेज की हो या कोई सर्विसेज हायर की हों वो उनके एवज अगर उसमें उन सर्विसेज या उन प्रोडक्ट्स में जिनको वो परचेज करता है उसमें कोई फॉल्ट निकल आता है तो वो शहरी या वो मुतासरा शख्स जो है वो कंप्लेंट दायर कर सकता है कंज्यूमर कोर्ट के अंदर। मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि इसमें दो ही सिर्फ रीज़न होती हैं जिनके तहत जो है वो जिन ग्राउंड्स पे जो है वो केस ये वाली पिटीशन जो है वो दायर की जा सकती है। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट, नंबर 2 अगर सर्विस प्रोवाइड करने वाला सही तरह सर्विसेज प्रोवाइड ना करे। तो इन दो रीज़न्स की बुनियाद पे हर शहरी को हक है कि वो कंज्यूमर कोर्ट की तरफ रुजू कर सकता है। मसलन कोई टीसीएस वाले आपको टाइमली जो है वो आपकी शिपमेंट नहीं देते, कोई आपने इन ड्राइव या किसी की सर्विसेज हायर की हैं अपने फंक्शंस को डेकोरेट करने के लिए और वो आपको प्रॉपरली डेकोरेट टाइमली नहीं कर पाते, या आपको स्टिचिंग आपने करने के लिए अपने कपड़े दिए हैं और वो आपको प्रॉपरली टाइम के ऊपर या उन कपड़ों की स्टिचिंग के अंदर कोई फॉल्ट आता है, उसके एवज आप केस दायर कर सकते हैं। आप अपने कपड़े या कुछ डिज़ाइन करने के लिए किसी को देते हैं और वो प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं कर पाता, फिर भी आप केस दायर कर सकते हैं। आप कोई मोबाइल ख़रीदने जाते हैं, वो मोबाइल वारंटी वाला है और उसकी बिफोर एक्सपायरी ऑफ वारंटी जो है वो मोबाइल ख़राब हो जाता है, उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ जाता है, तब भी आप केस दायर कर सकते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, वहाँ पे आपको खाना जो है वो ठीक नहीं सर्व किया गया या वो खाना जब आपके पास आया वो ठीक तरह नहीं बना हुआ था, तब भी आप उस रेस्टोरेंट के खिलाफ केस दायर कर सकते हैं।
आप इवन दैट कि आप कोई अपना ये मतलब ये मिसलिनियस चीज़ें हैं जो कि लेकिन हैं रोज़मर्रा की चीज़ें, जिनकी बाबत अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ जाता है, जूती कपड़ा एक्स्ट्रा, तो आपका हक हासिल है कि आप उस शॉप ऑनर के खिलाफ या उस प्रोप्राइटर के खिलाफ आप केस दायर कर सकते हैं। आपने ड्राई क्लीनर को अपने कपड़े दिए, वो उसने आपको टाइमली वापस नहीं किया, फिर भी आप उसके खिलाफ केस दायर कर सकते हैं। तो ये कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने कोड की हैं। आपको अपने राइट्स का बेसिकली पता होना चाहिए, जिसकी वजह से मैं बार बार बताता हूँ अपनी वीडियो के अंदर कि ये छोटे छोटे वैसे तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये राइट्स हैं आपके। आप इनके खिलाफ अगर आपको ठीक तरह प्रॉपरली सर्विसेज नहीं दी गई, तो आपकी आपकी परचेजिंग प्रोडक्ट में कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आता है, तो आप उसके खिलाफ केस दायर कर सकते हैं। आप देखें कि आपने कितनी मेहनत से वो पैसे उस प्रोडक्ट पे जो है वो खर्च किए होते हैं, बीच में आपकी रेपुटेशन का मसला आता है, आपकी रिस्पेक्ट का मसला आता है, आपको मेंटल टॉर्चर होता है, आप उसकी कंसिडरेशन में फिर आप केस दायर करते हैं। बाहर के ममालिक में तो ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई वो फौरी तौर पे कंज्यूमर कोर्ट को जो है वो रिव्यू करते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में अपना केस दायर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये तमाम चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा काउंट किया जाता है। यहाँ पे हम जो है वो अगर कोई मोबाइल ख़राब हो गया, हम मोबाइल के शॉप ऑनर के पास गए, वो कहता है जी जो मर्ज़ी है आप कर लें, मैं आपको मोबाइल जो है वो नया नहीं दूंगा। तो वो ये आम शहरी की नॉलेज के लिए कि वो मोबाइल नया देना, अगर उसके मोबाइल जो उसने फ़रोख्त किया था आपको, उसमें अगर कोई फॉल्ट आता है तो उसको नया मोबाइल देना उस शॉप ऑनर की जिम्मेदारी है। अगर वो आपको शॉप ऑनर जो है नया मोबाइल नहीं देता, तो आप उसके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में आए, आप कंज्यूमर कोर्ट में केस दायर करें उसके खिलाफ। देखें, जो शॉप ओनर है उससे आपने फॉर एग्जांपल आपने उससे पूछा कि ये मोबाइल कितने का है, तो वो कहता है जी 50,000 रुपये का है। आपने 50,000 रुपये पूरा पे किया उसे, और अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है तो इसमें आपकी गलती तो कोई नहीं। या आप अगर कोई कोई चीज़ मतलब आप कोई कपड़े खरीदते हैं, आप अपना कोई यूनिफॉर्म खरीदते हैं या आप स्टिच करवाते हैं, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। लिहाजा आप इन मैटर्स में कोर्ट से रजू कर सकते हैं कि मुझे मेंटली टॉर्चर भी हुआ है, मेरी रिस्पेक्ट में, मेरी रेपुटेशन में मसला आया है। रेपुटेशन में अब कैसे मसला आता है, मिसाल के तौर पे आपने कोई फंक्शन अरेंज किया और जिसको आपने डेकोरेट करने के लिए बुक किया, वो प्रॉपरली टाइम पे उसको डेकोरेट नहीं कर पाया। आपकी फंक्शन की जो प्रोफेशनल टाइम था, या आपका जो आपने लोगों को टाइम दिया हुआ था, उस पर वो प्रॉपरली उसको मैनेज नहीं कर पाया, तो देखिए वहाँ पे जब आपके गेस्ट आ जाएंगे तो आपकी रेपुटेशन में मसला आएगा, आपकी रिस्पेक्ट पे मसला आएगा, आपको मेंटली टॉर्चर होगा। तो आप इन बुनियादों पर फिर उस जो आपने जिसको बुक किया था, जिस डेकोरेटर को, आप उसके खिलाफ केस का दायर कर सकते हैं। और वो कहाँ पे कर सकते हैं, वो आप कंज्यूमर कोर्ट में कर सकते हैं। डेट्स वाई मैंने एक आसान अल्फाज में जो है वो समझाने की कोशिश की है कि किन किन बुनियादों पे आप कंज्यूमर कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं। ये सादा सी मिसालें देने का मकसद ये था ताकि आम शहरी को पता चल सके कि वो किन किन बुनियादों पे या किन किन वजूहात की बुनियाद पे कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर सकता है। और ये समरी ट्रायल होती है। इसकी अब लीगल जो प्रोसीजर है, इसका जो लीगल प्रोसीजर है, अब मैं उसकी तरफ आऊँगा। ये कंज्यूमर कोर्ट एक्ट 2005 की डेफिनेशन जो सेक्शन 2 में है, उसमें भी ये जिक्र किया गया है कि दो ऐसी वजूहात हैं जिनकी बदौलत हर शहरी, हर मुतासरा शख्स कंज्यूमर कोर्ट से रजू कर सकता है।
इसमें पहला ये है कि आप कोई चीज़ परचेज करते हैं विद कंसिडरेशन, मतलब आप कोई पैसे पे करते हैं उसके बदले में या कोई चीज़ पे करते हैं, तो और उस प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ जाता है, लेकिन एक चीज़ इसमें मैं बताता चलूं कि वो कमर्शियल यूज़ के लिए ना हो, या आपने कोई रीसेल पर्पस के लिए ना खरीदी हो, वो ये आप याद रखिएगा। दूसरा, आपने कोई सर्विसेज हायर की हैं और उसके बदले में आपने कोई पैसे पे करने हैं या पैसे पे कर दिए हैं, और लेकिन वो सर्विसेज आपको प्रॉपरली नहीं मिली, तो आप केस दायर कर सकते हैं। ये तो थी इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 में। आफ्टर दैट इसकी एग्जांपल मैं पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने टीसीएस वालों को पैसे पे किए कि कल जो है मेरा टीसीएस फलां जगह मुझे मिल जाना चाहिए, लेकिन वो कल की बजाय आपको नेक्स्ट डे में मिलता है, तो आप इस डिले की बुनियाद पे उस टीसीएस कोरियर सर्विस वालों के खिलाफ आप केस दायर कर सकते हैं। या आपने कोई चीज़ परचेज किया है, मोबाइल परचेज किया है और वो आपका घर आते ही वो ख़राब हो गया है, या 6 माह बाद ख़राब हो गया, 4 माह बाद ख़राब हो गया, तो आप उस कंपनी के खिलाफ, आप उस प्रोप्राइटर के खिलाफ आप केस दायर कर सकते हैं। फिर आप जब ये केस दायर करेंगे, इट्स अ समरी ट्रायल प्रोसीडिंग बेसिकली, और इसमें जो कंज्यूमर कोर्ट होती है वो उसको सिविल के भी इख्तियारात होते हैं, उसको क्रिमिनल इख्तियारात भी होते हैं, मतलब जुडिशियल इख्तियारात भी होते हैं। इसमें वो कोई भी एक एप्रोप्रिएट ऑर्डर जो है वो पास कर सकती है। बिफोर फाइलिंग सच लाइक अ कंप्लेंट, आपने ज़रूरी है कि मुतासरा शख्स जो है उस शख्स के खिलाफ या उस कंपनी के खिलाफ जिसकी बाबत या जिसकी तरफ उसको दादरसी मतलूब होती है या रिलीफ वो जिससे लेना चाहता है, जिसके खिलाफ, उसको एक नोटिस सेंड करेगा जिसमें वो बयान करेगा कि मैंने फ़लाँ चीज़ आपसे इस तारीख को ख़रीदी, इस वक्त ख़रीदी, इतने पैसों में ख़रीदी, लेकिन आपकी वो प्रोडक्ट जो है वो ख़राब हो गई या ख़राब निकल आई, या आपकी मैंने ये सर्विसेज हायर आपको किया था सर्विसेज के लिए, लेकिन आप प्रॉपरली सर्विसेज नहीं दे सके, या मैंने आपसे ये फ़लाँ चीज़ जो है वो स्टिच करवाना चाहिए लेकिन आप नहीं करवा सके या प्रॉपरली नहीं कर सके, तो आप इस बाबत उसको नोटिस इंटीमेट करेंगे पहले कि इसमें अब इतने डैमेजेस या इतना मुझे इकोनॉमिकली नुकसान हुआ है, ये आप पे कर दें, अदरवाइज मैं आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई करूँगा। उसे लीगल नोटिस सेंड करने के बाद अगर तो वो रिप्लाई कर देता है, जो कि इस एक्ट के तहत 15 दिन में ज़रूरी है उसको रिप्लाई करना, वो रिप्लाई कर देता है तो ठीक है। अदरवाइज मुतासरा शख्स जो है वो विद इन 30 डेज अपनी कंप्लेंट जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में करेगा। मैं फिर बताता चलूँ, 30 दिन के बाद उस लीगल नोटिस के ये कंप्लेंट दायर करना ज़रूरी है। इसकी एक एक्सेप्शन है कि इसका टाइम एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन उसके लिए माकूल रीज़न जो है वो बताना पड़ेगी। अगर वो माकूल रीज़न बताने में कामयाब हो जाता है कि मैं इस वजह से विद इन 30 डेज जो है वो कंप्लेंट दायर नहीं कर सका, और उसकी वो रीज़न सॉलिड अगर हुई, तो कोर्ट उसका टाइम एक्सटेंड कर सकती है। सेक्शन 29 के तहत प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स शुरू होती हैं। अगर दोनों पार्टीज में कोई सेटलमेंट हो जाती है
तो कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास कर देती है कि इतने में इनकी सेटलमेंट हो गई। लेकिन अगर उनकी सेटलमेंट नहीं होती तो फिर कोर्ट आगे प्रोसीडिंग्स शुरू कर देती है। आगे प्रोसीडिंग जो है वो सेक्शन 30 के तहत जो है वो शुरू होती हैं। उसमें कोर्ट के पास वो तमाम इख्तियारात होते हैं जो कि एक सिविल कोर्ट के पास या क्रिमिनल कोर्ट के पास होते हैं। उसमें वो पहले उसी तरह प्रोसीडिंग के तहत जो है वो अगर वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की तरफ हो या मैन्युफैक्चरर को अगर हों तो तब भी समन या नोटिस किए जाते हैं। अगर कोई सर्विसेज हायर की हुई हों या सर्विस कोई डिपार्टमेंट है उसको अगर उसकी बाबत हो तो उसे भी समन और नोटिस किए जाते हैं। आफ्टर दैट वो समन और नोटिस करने के बाद अगर पार्टीज जो हैं वो आ जाती हैं कोर्ट में तो कोर्ट जो है वो इसको दोनों पार्टीज को सुनने के बाद दोनों की एविडेंस बाकायदा होती हैं, दोनों की तमाम जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो भी कोर्ट में जमा करवाई जाती हैं। जो पिटिशनर साइड पे है या रिस्पोंडेंट साइड पे है, पिटिशनर ओब्लिक कंप्लेनेंट भी हम उन्हें कहते हैं, कंप्लेनेंट साइड पे है और रिस्पोंडेंट साइड पे है, दोनों की एविडेंस होती है, दोनों के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एग्जिबिट्स होते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि प्रोसीजर जो है वो सिविल कोर्ट वाला और क्रिमिनल दोनों इख्तियारात इस कोर्ट के पास होते हैं। उसको अडॉप्ट करने के बाद उन प्रोसीडिंग्स को कोर्ट जो है फिर अपना एक ऑर्डर पास करती है सेक्शन 31 के तहत। उसमें जो जो ऑर्डर कोर्ट पास कर सकती है इसमें से चंद जो है वो मैं आपको बता देता हूँ जो चीदा चीदा है कि वो क्लेमेंट को प्राइस दोबारा दिलवा सकती है, वो एक मुनासिब मुआवजा जो है डैमेजेस का वो दिलवा सकती है कंप्लेनेंट को, वो एक्चुअल कॉस्ट जो है इंक्लूडिंग लॉयर्स फी मतलब जो लिटिगेशन पे अखराजात आते हैं वो भी दिलवा सकती है। टू रिकॉल द प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रेड, वो ट्रेड से वो प्रोडक्ट जो है वो मंगवा सकती है। अगर कोई फॉल्ट आता है सर्विसेज में तो वो उस स्टैंडर्ड के की सर्विसेज जिस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है वो अगर जब तक पूरा नहीं करती तो कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकती है उन्हें कि अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड जो है वो उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। इसके अलावा अगर कंप्लेंट के अंदर कोई डैमेजेस भी मांगे गए हैं तो कोर्ट वो भी दिलवा सकती है। कोर्ट जो है वो पेनल्टी के तौर पे जो कि सेक्शन 32 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी सब क्लोज 1 है उसके तहत 2 लाख रुपया या 2 साल की सजा भी सुना सकती है। सब क्लोज 2 में जब आते हैं तो उसके तहत वो सज़ा 1 माह से 3 साल तक और जुर्माने की 5 लाख रुपए हो सकते हैं। इस पेनल्टी और ऑर्डर के बाद अगला सेक्शन आता है 32 अपील का, जिसके खिलाफ ये फैसला आता है वो उसको राइट हासिल होता है, उसको हक हासिल होता है कि वो उसके खिलाफ अपील करे और वो विद इन 30 डेज फ्रॉम पासिंग ऑफ दैट ऑर्डर वो कंपलसरी है कि वो की जाए। अगर वो विद इन 30 डेज नहीं की जाती तो फाइनलिटी वो ऑर्डर जो है वो इख्तियार कर जाएगा, वो जजमेंट एंड डिक्री जो है वो फाइनलिटी इख्तियार कर जाएगी और उसके बाद कहीं पे भी किसी फॉरम पे भी उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। सेक्शन 35 ये एक रैपिडली डिसीजन का सेक्शन है, इसको मैं पढ़ भी देता हूँ। वेयर अ क्लेम इज फाउंड टू बी फ्रिवलेस और वेक्सेशियस the consumer court shall dismiss the claim and impose fine on the claimant up to an amount not exceeding 10,000 rupees for having willfully instituted a false claim and shall award appropriate compensation
to the defendant from the amount of fine so realized। ये सेक्शन, इससे ऊपर जितने भी सेक्शन थे वो तो क्लेमेंट की, कंप्लेनेंट की फेवर के लिए थे। ये वाहिद सेक्शन एक ऐसा है जिसमें यह बयान किया गया है कि अगर कोई झूठा क्लेम किया जाता है, झूठ की बुनियाद पे कंप्लेंट फाइल की जाती है, तो उस क्लेमेंट को और उस कंप्लेंट या उस कंप्लेनेंट को फाइन इम्पोज किया जा सकता है, और वो जो कंप्लेंट है वो फौरी तौर पे डिसमिस कर दी जाएगी। ये तो था आज का जो टॉपिक था, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि एक शहरी या एक मुतासर शख्स जो है वो जो रोज़मर्रा की अशिया हैं उनकी बाबत अगर उससे कोई रिलीफ चाहिए, उसको कोई दादरसी मतलूब है, तो वो कंज्यूमर कोर्ट में केस दायर कर सकता है। और कैसे दायर कर सकता है ये भी मैंने अपनी इस वीडियो में बताया है आसान अल्फाज में, ताकि जो हमारे सुनने वाले व्यूवर्स हैं वो आसानी से इसको समझ सकें और अपने राइट्स को जानें, और इसकी बाबत जो है वो जो आपकी जायज़ रैपिडली जो दादरसी है उसको हासिल करने के लिए आप कंज्यूमर कोर्ट से रजू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।